एनईडी के पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, आज के लेक्चर में। इसमें टोटल हमारे पास 100 MCQs हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो 1 बाय 1 MCQs आ रहे हैं, कुछ आपको पता होंगे, जो नहीं पता होंगे मैं साथ साथ समझा दूंगा। अक्सर ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको करना बहुत ज़रूरी है कंप्लीट, तो जिससे क्या होगा कि आपको फिर बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के चांसेस बढ़ेंगे आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, बता सकता है कोई? डी, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये तो ये 100% ऑथेंटिक MCQs है, यही आए हैं एनईडी में, ठीक है। 2020, 21, 22, 23 में यही सारे MCQs आए। HI हो सकता है, पढ़ा है आपने इसको चैप्टर 1 के अंदर। सेकंड है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ए, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वैल्यू कितनी होती है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? कितनी वैल्यू होती है? 4.0 होती है, सही। थर्ड है मार्च गैसेस। कितना आसान MCQs आया। ए ऑप्शन, मीथेन को कहता है मार्च गैस। अगला है फोर्थ है सब्सटेंस विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो अभी तक सो फॉर सो गुड, बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, एनईडी का टेस्ट। अगला है पांचवा, अ सॉल्यूशन हैज 1 exponent -3 प्रोटॉन कंसंट्रेशन पर लीटर, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन? 1 मिनट। वैसे तो हमें कैलकुलेटर गिवन है हमारे पास ना, कैलकुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के MCQs आगे चैप्टर 5 में पढ़ा नहीं हमने, बट आता है, बहुत आसान है। प्रोटॉन कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? प्रोटॉन मतलब H+। तो H+ कंसंट्रेशन आपको दी गई है, ये जो आपको दिया गया बेटा 1 exponent -3 मोलर, ये हमारे पास 10 की पावर माइनस, ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, या फिर H+N की कंसंट्रेशन। आपको pH बताना है। pH बराबर किसका होता है? -log H+N कंसंट्रेशन के होता है। और अगर आप -log 1 exponent -3 लेंगे ना, शॉर्टकट क्या है कि बस जो एक्सपोनेंट आ गया ना वही इसका pH निकलेगा। तो क्या आंसर होगा इसका? 3। इसका आप कैलकुलेटर से निकाला तो 3 आएगा, इसको चलाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर डायरेक्ट ही आ जाता है, सही है। जो -log 1 exponent -3 का लिखोगे कैलकुलेटर से तो ये जो पावर होगा वही आंसर आ जाएगा 3। करा है ना हमने फर्स्ट टाइम ऐसे, ठीक है। तो मसला 5 में तो नई चीज़ थी, बट pH हमें आता है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज पोलर मॉलिक्यूल? कौन सा है? यस, बिल्कुल, वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, H2O करेक्ट आंसर है। ये 300 MCQs का PDF है, ये पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगा, परेशानी की बात नहीं है, इसमें आंसर कीज भी हैं, ठीक है। 7वां MCQ था जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है चारों में से? ये है ना CR डबल बॉन्ड OH, सारे आते हैं आपको शुरू के फर्स्ट स्लाइड में से, 7 में से। इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, ठीक है। कोई मसला क्लियर है? कुछ पूछना है? इजी। CO2 क्यों नहीं होगा पोलर? देखो पोलैरिटी का हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है, CO2 क्यों नहीं है? हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल एटम में लोन पेयर अगर नहीं होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर होगा तो फिर वो नॉन पोलर कहलाएगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, नहीं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर। याद आया कुछ? इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, ये बाउंडिंग में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। दैट्स वाई यही करेक्ट आंसर है जो हारिस ने बताया। क्लियर है? तो मसला सारे ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड को वापस भी लेकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ेंगे तो पीछे नहीं जाएंगे, एक बटन से आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आपको पीछे किसी सवाल में मसला है तो आप बैक करवा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 पे आते हैं उसके बाद हम। When volume and pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to each other at constant temperature, this law is called? वॉल्यूम और प्रेशर एक गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा लॉ है ये? बॉयल्स लॉ है ना भाई, चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर किसके? अरे छोड़ो, टाइम नहीं। तो यहाँ हालत जाम पड़ी हुई है एडमिशन की वजह से चलो, तो क्या बता रहा था कि भूल गया मैं। हाँ, कौन सा लॉ है ये? पता है ना, ये नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, बहुत बेसिक बात है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। 9th, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें 6 फैक्टर शायद पढ़े थे। इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है? बेटा सरफेस एरिया तो करता ही है, सरफेस एरिया या सरफेस टेंशन जो है ना, उसका रिएक्शन के स्पीड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बाकी सबका होता है। ये जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम देख लेंगे, ठीक है।
आ रहा है याद सबको? कंसंट्रेशन होता है, टेम्परेचर होता है, उसके अंदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन होता है, रेडिएशन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, याद आ रही है सब? ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH? ये न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी? ठीक है, तो एक हमारे पास हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। ठीक है, अब जैसे ये हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो M1 है, ठीक है, दिस इज M1, और ये हमारे पास M2 है, ठीक है, ये हमारे पास V2 है, तो V1 हमें निकालना है। तो V1 बराबर किसकी हो गया? M2V2 ओवर M1। तो ये M2 की कितना आ गया हमारे पास? M2 इज 0.5, V2 कितना है 20 डिवाइड बाय M1 कितना है हमारा 0.5, तो 20 आ जाएगा हमारे पास। आंसर क्या होगा? 20 ml। ए ऑप्शन क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू न्यूमेरिकल्स, मतलब प्रैक्टिकल्स में भी क्या होगा अपना ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बन जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीज़ें, कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही, ठीक है, घर जाके भी देख सकते हैं, रात के 10-11 तक अपलोड हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। 11वां, टू गैसेस A एंड B हैव डेंसिटी इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डैश। तो डेंसिटीज दी हुई है, रेशो निकालना है टू गैसेस A और B का। देखो RA अपॉन RB बराबर किसके होता है? √dB अपॉन DA, याद है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो dB ओवर DA, अब मान लेते हैं कि dB क्या हमारे पास है रेस्पेक्टिवली, है ना 1.04 डिवाइडेड बाय 0.005। अभी कैलकुलेटर चलाएंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा उसमें से, निकाल लो। कैलकुलेटर है किसी के पास? भाई अलाउ है कैलकुलेटर NAD में, आराम से यूज़ करो, साइंटिफिक भी अलाउ है, कोई ये नहीं कि कैलकुलेटर चलाने से परेशान है। इसको कर लें, बता दें आंसर क्या है, ताकि मैं करेक्ट आंसर तो लिख दूं इसमें। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। 14.4 रेशोज में निकालेंगे तो 0.0, हाँ ओके ओके सॉरी 0.065 है ये। अब निकालो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4:1 हो गया ये हमारा, नीचे तो 1 है ना, नीचे डिवाइड में 4:1, देखो 4 आया तो नीचे तो अपॉन में 1 है, 4/1, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये ग्राम्स लॉ से MCQs आ गया, गैस पोर्शन के अंदर था फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में। 12th है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत आसान है, चैप्टर 7 याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम, KSP होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, याद आया कुछ? ओके, वाटर गैस क्या है? ओल्ड बुक है ये, पढ़ा है कभी? क्या होता है वाटर गैस? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसका मिक्सर कहलाता है वाटर गैस। तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सर कहलाता है वाटर गैस, ठीक है। 14 प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, ये नहीं पढ़ा है कभी, रिएक्शन पढ़ा है वुड्स रिएक्शन, ये ओल्ड बुक है। अल्केन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ उसको कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन किससे कहते हैं? एक साइंटिस्ट के नाम पर होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन में पहले इससे बनता था। वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लोग जो है ना वो कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन इसमें होता है क्या है ना कि जितना भी इसमें रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, इसके रिएक्शन जो किया जाता है वुड्स रिएक्शन, इसके अंदर हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, और इसके नतीजे में क्या होता है, जो रेडिकल होता है ना वो डबल हो जाता है और सोडियम हैलाइड बन जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्शन होता है, जो भी रेडिकल है वो डबल हो जाता है। जैसे कि अगर हम CH3I ले लेते हैं ना सोडियम मेटल के साथ, तो क्या होगा, NaI बनेगा, और ये CH3 का रेडिकल डबल होगा तो क्या बन जाएगा? C2H6 लगा के बैलेंस कर लेंगे। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, मतलब जितना आपने अल्काइल हैलाइड में कार्बन लिया होगा उसका डबल वाला अल्केन आपको मिल जाता है वुड्स रिएक्शन में। तो अगर मिथाइल लिया तो आपको इथेन मिल जाएगा। तो इथेन कहाँ पर आंसर हमारे पास? ए ऑप्शन। तो ये ओल्ड बुक का रिएक्शन है, इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अगर आप लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन होता है ये। इससे अल्केन्स बनाया करते थे, लेकिन इससे मिथेन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इससे सिर्फ वही अल्केन्स बन सकते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। अब दिमाग लगा लो क्यों, ठीक है। जब प्लस 2 टाइम होगा तो इवन ही आता है। किसी भी 2 नंबर सेम नंबर को प्लस करते हैं तो मैथमेटिक्स कहती है आंसर इवन में आता है ना। किसी भी 2 सेम नंबर को प्लस करो आंसर इवन होगा हमेशा।
सही है। तो ऑड नंबर वाले नहीं बन सकते हैं, तो इथेन बन रहा है इसलिए। अब देखो एक नई चीज़, देखो पास पेपर की वजह से नई चीज़ पढ़नी भी पड़ जा रही है जो हमारे बुक में है ही नहीं, ठीक है। तो फंस तो दोनों तरफ से रहे हो, है ना। लेकिन बहुत बार देखिए जैसे कि 14 क्वेश्चन 14 सवाल में से पहला सवाल ऐसा आया जो न्यू बुक से नहीं था, तो कोई मसला नहीं है, रट याद लेके कर लेंगे उसको। बाकी 13 सवाल तो बुक के है ना भाई, तो क्या मसला। ऐसा तो नहीं कि हर सवाल ही नया है, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना, पुरानी बुक हो कि न्यू बुक हो, कोई मसला। आगे बढ़े, क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन इज डैश। ज़ाइलीन याद है किसी को? बेंजीन के साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच होता है, बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पर क्या होता है, ये बेंजीन होता है और बेंजीन के साथ एक CH3 यहां होता है, एक CH3 यहां होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज़ाइलीन। क्या फॉर्मूला है हो गया इसके इन चारों में से? देखो ये तो टॉलुईन है, ये तो हो ही नहीं सकता, टॉलुईन है ये, है ना, मिथाइल बेंजीन, ये तो हो ही नहीं सकता। C5H3 और CH3 थ्राइस, ये भी नहीं हो सकता, तो D ही है। C2H5 इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को सर यहाँ तो C2H6 बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी तो निकला है, बराबर हो गया, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, तो यही बनेगा, निकाल कर देखना ना, यही आएगा, आसान है, ठीक है, क्लियर है। डी ऑप्शन ज़ाइलीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नहीं समझ में आ रहा, रट दें, याद कर लें, फिलहाल अर्जेंट तो यही हो सकता है बेटा, और कुछ नहीं हो सकता। 16 सक्रोज, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो लोगों ने तो पढ़ा हुआ है ना भाई। सक्रोज किस दो चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं? कौन से दो मोनोसैकेराइड होते हैं सक्रोज में? क्या होता है जल्दी बताएं। ग्लूकोज तो होता ही है, अब 2 ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है, ये बताओ। ए ऑप्शन है, ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है सक्रोज के अंदर। माल्टोज जो होता है उसमें 2 ग्लूकोज होता है, लैक्टोज जो होता है उसमें ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होता है। सिर्फ इमाम कॉलोनी बॉयज़ में मैंने नहीं पढ़ा है, बाकी सबको पढ़ा दिया है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक, ठीक है। तो बस बाकी को तो बताना चाहिए ना, ओके। तो ये इसका ए ऑप्शन है, बहुत आसान MCQs है, कोई मुश्किल लग रहा है आपको ये? 17 व्हेन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इजी। एक्सप्लेन तो नहीं करो उसको, ओके। Al+3 आयन हैज डैश। Al+3 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 तो एल्यूमिनियम में होते हैं और 3 निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गए, बिल्कुल सही, 10 इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन क्लियर है, ओके। 19 व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? ऑरेंज ही होता है, तभी तो मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं उसको। हाँ, एसिड बेस में अलग अलग होता है, एसिड के अंदर रेड होता है, बेस के अंदर येलो होता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज का खुद कलर ऑरेंज होता है। देखा है मिथाइल ऑरेंज का भी? टाइट्रेशन में प्रैक्टिकल किया होगा ना, तो ऑरेंज टाइप का कलर होता है। 20 व्हाट वॉल्यूम ऑफ 400 ml सैंपल ऑफ अ गैस एट 760 torr व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm? ओके, वॉल्यूम प्रेशर, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या पूछ रहे हैं? ये हमारे पास V1 है, ये P1 है, ये P2 है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं? V2। तो V2 बराबर हो गया P1 V1 अपॉन P2। P1 कितना हो गया? 760 टोर। इसके बाद V1 कितना आ गया हमारे पास? 400। P2 कितना आया? 2। तो ऐसे ही हो जाएगा, ये 2 1 2, ये 200 इधर आ गया, कितना आ गया पता नहीं, 1520, 1520, 1520 हो रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है। कैलकुलेटर चला सकते हैं आप, मसला नहीं है, ऐसे आप दिमाग में नहीं करो, ठीक है। मतलब गलत आंसर आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है, इसमें 2 0 और आएगा, मतलब आंसर में गलत किया, मैं देख लूँ सही से ज़रा। ओके, हाँ, तो मसला है ना, हमने यूनिट कन्वर्जन नहीं की है ना, आसान यूनिट कन्वर्जन नहीं की। ये 2 ATM है तो ये 1 ATM होगा ना, दोनों को ATM में कर देते हैं, तो ये 760 की बजाय 1 कर लेंगे उसको। अब सही है ना भाई, 200 आंसर आ जाएगा,
तो आंसर ये इसका डी होना चाहिए। यूनिट सेम रखनी होती है, दोनों टोर में रखो या दोनों एटीएम में रखो। हमने एक को एटीएम और एक को टोर में रख दिया, सही है, अब सही आ गया। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड ग्राउंड ग्रुप प्रोवाइडेड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बॉडी पर डे। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी पर डे बॉडी को किस किस न्यूट्रिएंट से मिलती है? देखो प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, विटामिन तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको तो ऐसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ए या बी? फैट देता है रैपिड एनर्जी, फास्ट एनर्जी देने में फैट बहुत आगे है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी देता कार्बोहाइड्रेट ही है डेली बेसिस पर। सही बात है ना भाई? तो फैट एनर्जी बहुत तेजी से देता है, रैपिड एनर्जी फॉर प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन डेली एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा होता है। जो ये क्या पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी पर डे, तो रोटी चावल जो हम खाते हैं, पढ़ा नहीं है बायोकेमिस्ट्री में, तो ये आ गया इसमें। तो मैक्सिमम एनर्जी हमें कौन देता है भाई? कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट नहीं देता। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सबको? 21 तक एमसीक्यूज क्लियर है सारे? 22 स्टार्ट करें, अगला स्लाइड शुरू करें। ओके 22 सामने आपके। विच वन बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली? बहुत आसान है, देखो बताओ, सारे अल्केन है क्या? देख लेते हैं, मीथेन आ गया, इथेन आ गया, पेंटेन आ गया, तो जाहिर सी बात है 2 आ गया, तो ऐसे ऑल ऑफ दीज हो गया। 23 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डेटिव बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग। हाँ, डीम होती है ना, बहुत मशहूर है। कौन साइन होता है ये? अमोनियम आयन में पता है सबको, 9th क्लास इसी के एग्जाम्पल पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में NH3 होता है और एक हाइड्रोजन से उसने बनाया होता है, याद आ रहा है ऐसा कुछ? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में भी पढ़ता है ना। तो इन चारों में से जो है हमारे पास जो अमोनियम आयन है, उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। 24 सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, अब बताओ कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? पॉइंट के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। पॉइंट के गलत जवाब 5। पॉइंट के बाद वाले 0 काउंट होते हैं ना, सिग्निफिकेंट होते हैं, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट है। पॉइंट से पहले वाले 0 अनकाउंटेबल होते हैं। फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको। 25 लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम डैश। लाइन स्पेक्ट्रम किससे निकलता है? एटम से निकलता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है तब इसको, जिसमें गैप्स होते हैं बीच में। चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कुछ? NaHCO3 क्या? हाँ एक मिनट, पहले 25 दोबारा देखने दो। एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ दीज। नहीं, एटॉम हमेशा स्पेक्ट्रम हम लोग जो है ना, हम लोग किसी एटम का ही निकालते हैं। हमने पढ़ा था ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो पढ़ा है एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें एलिमेंट्स ही लेते हैं ना, उन्हीं का स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, यही होना चाहिए। NaHCO3 क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा होता है ये? कहा गया बेकिंग सोडा, ए ऑप्शन। क्लियर है? 26 27 अल्कोहल्स आर मिसिबल। मिसिबल का क्या मतलब होता है? सॉल्युबल। अल्कोहल सॉल्युबल होता है पानी में, क्यों? अल्कोहल पानी में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या हम ए ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों में सेम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, तो डिसॉल्व हो जाते हैं। आ जाते हैं 28 एडिशन ऑफ HCN विद फॉर्मल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। अभी बताया फॉर्मल्डिहाइड की एडिशन रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी? पहली बात तो फॉर्मल्डिहाइड एडिशन तो करेगा ना भाई, क्योंकि पाई बॉन्ड है। और एडिशन कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक, अभी बताया आपको मैंने ये, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर है? ओके 29 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट डैश। ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में डिसॉल्व हो जाते हैं सवाए वाटर के, बिल्कुल पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। क्लियर है? पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, बाकी इन सब में पेट्रोलियम, बेंजीन, एस्टर, इन सब में हो सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक बोलते हैं ना। 30 रिएक्शन इज सेट टू बी, अभी जवाब नहीं देना जरा, ठीक है। रिएक्शन इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम पर रीच करेगा?
चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर। याद है सबको, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कब जाता है रिवर्सिबल? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। तो क्या ऑप्शन है बताओ? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम्स इक्वल। बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। 31 ग्रेटर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जितना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा, जैसे पेट्रोल है और पानी है। अब आपको पता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा किसमें है? वाटर में, पेट्रोल में नहीं है। तो अब पानी को देखते कंपेयर करके बताओ कि क्या चीज बढ़ेगी इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बढ़ने से? क्या? अबे ग्रेटर द वेपर प्रेशर, नहीं सही बोला था आप, लोअर द वेपर प्रेशर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जब बढ़ेगा ना वाटर का, तो एवापोरेट कम होगा ना। जब एवापोरेशन नहीं होगी तो वेपर कैसे जनरेट होगा? इसलिए मतलब पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ रही है ना, स्ट्रांग हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आ जाएंगे, एवापोरेट ही नहीं करेंगे। एवापोरेट करेंगे नहीं तो वेपर प्रेशर कहाँ से जनरेट करेंगे ज़्यादा? बस समझ में आ रही है? जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा आपके इंट्रामोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ, उतना ज़्यादा कम होगा वेपर प्रेशर। पढ़ा होगा हमने ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 लिक्विड्स, वेपर प्रेशर में फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा था। ये सब बुक के ही है, कोई मसला नहीं है। ये न्यू चीज़ है, आउट ऑफ द कोर्स है। विटामिन B2 is also called dash। अरे अच्छा, पता कैसे पता है? पढ़ के आए हो ना घर से। राइबोफ्लाविन। देखो कुछ विटामिन के नेम याद रखने हैं। विटामिन ए का नाम क्या होता है पता है किसी को? रेटिनॉल। विटामिन B1 कहते हैं किसको? B1 होता है थायामाइन। विटामिन B2 होता है राइबोफ्लाविन। ये सब याद रख लिए, बी कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से विटामिन सी का नाम याद रख लिए। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 नाम याद रख लिए। विटामिन ए रेटिनॉल है, विटामिन B1 थायामाइन है, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन है और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये ओल्ड बुक की चीज़ें हैं, न्यू बुक में नहीं है, मिलेगा आपको ये। ठीक है, सही है। ए बी और सी का याद रखिए। और भी होते हैं, सबके अलग अलग नाम है, पर जरूरत नहीं है। मुश्किल नाम है तो याद नहीं होते इतने आराम से। ठीक है, तो इसका तो बी हो गया। ओके, एमसीक्यूज 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर? देखो भाई, सिंपल बात है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, बेस्ट रिड्यूसिंग हर वक्त याद होना चाहिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? कौन होता है? फ्लोरीन। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? लिथियम। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? फ्लोरीन। बात खत्म। पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फर्स्ट ईयर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पढ़ा था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेके खाना मजे से, आला मन जो करे फिक दे, कोई नहीं खाए, सुंदर प्यार भरी चापा है। याद आया कुछ? भूल गए भूल गए, चलो कोई बात नहीं, रट्टा मार लो। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होता है जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे, अभी समझाने का टाइम नहीं है। ठीक है, ओके। 34 लिगेंड्स आर डैश। ये तो पता होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। लिगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। किसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर? लिगेंड्स, मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को। बिल्कुल सही। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन? सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? जो मेटल होगा। मेटल तो 2 हैं, देखो ये तो हट गया, इसको तो हटा ही दो। अब पोटेशियम और लिथियम में, अब 1 मिनट, जिसकी आईपी लो होगी ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जितना बड़ा एटम होगा उतना आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकेगा। तो क्या होगा? लिथियम क्या पोटेशियम? तो लिथियम क्या किए जा रहे हो? पोटेशियम होगा ना। नहीं समझ में आ रही बात? तो के नीचे ले लियो, पर के का इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा ना, शेल ज्यादा है। ये सब पढ़ाने की चीज सुनी ना, ये सब पढ़ लिया हमने फैक्टर्स में। 36 कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन डैश वे। It is unsaturated, it is directional, it is formed by mutual sharing, all of this. Different in dash way. ये सवाल नहीं, ये सवाल छोड़ दो उसको।
ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये सवाल में चेंजिंग है, बन ही नहीं रहा क्वेश्चन कोई। 137 पे छोड़ो, सवाल बहुत है, 300 सवाल है। 37 ये आया भी नहीं है कभी ये सवाल आज तक, ठीक है, तो उसको आप नहीं करें। 37 अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज द वन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू डैश। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसमें हैलोजन अटैच होता है कार्बन एटम से, और ये कार्बन फर्दर किससे अटैच होता है प्राइमरी में। तो आप इसमें से ऑप्शन देखकर बताएं ना, ये प्राइमरी होता है ना, अगर हम यहाँ 3H लगा लेंगे तो ये प्राइमरी है, एक तरफ मिथाइल लगा ले तो भी प्राइमरी है। कह रहे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसमें जो कार्बन हैलोजन से अटैच होता है वो कार्बन फर्दर किससे अटैच होता है, एक ही कार्बन से अटैच होता है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, सी हो जाएगा, वन और नो कार्बन एटम, क्योंकि कभी कभार मिथाइल ग्रुप भी होता है, तो उसमें तो एक भी, जैसे अगर यहाँ H भी लगा लो, अब देखो ये भी तो प्राइमरी है, 1 डिग्री होता है ये भी, एक मिथाइल हो और एक भी रेडिकल ना हो तो भी 1 डिग्री है, तो 1 और नो कार्बन एटम, इजी है, बहुत पढ़े ऑर्गेनिक में इसको हमने, ठीक है। 38 द रेट इक्वेशन इज दिस, एक रेट इक्वेशन, ये केमिकल काइनेटिक्स की बात शायद करेंगे अभी, ठीक है। रेट इक्वेशन R इज इक्वल टू K A इंटू बी, मतलब ये वही कंसेंट्रेशन है, पता है ना, रेट R रेट ऑफ रिएक्शन है, K हमारे पास रेट कांस्टेंट है, A और B कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, याद आया। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट बिकम्स डबल देन द रेट विल बी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल 2 इंटू 2 हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम्स। हाँ, अगर किसी एक को टॉइस को डबल करेंगे तो बस 2 टाइम होगा, दोनों को 2 टाइम, दोनों को डबल कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और दोनों को अगर ट्रिपल कर देंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 टाइम्स हो जाएगा, पता है ना, कर निकालना आता है, ये निकाला था हमने, सारे समझ में आ गए। 38 तक सेंचुरी मारेंगे इस बार इंशाल्लाह, आज लगता है, ठीक है, स्पीड बेहतरीन चल रही है, समझ में आ रहा है सबको, या फुल फ्लाइट निकल रहा है, आ रहा है समझ में, मुश्किल तो नहीं है। आगे बढ़े, ओके। उसके बाद 39 विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टी, भाई जो या तो सेम ग्रुप में होंगे, मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या, या तो डायगोनल वाले, सेम ग्रुप, लिथियम पोटेशियम, बिल्कुल सही, सेम ग्रुप वाले को प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लिथियम पोटेशियम दोनों वाले ग्रुप में होते हैं, ठीक है। हमने जो केमिस्ट्री पढ़ी है वो उससे कहीं मुश्किल है जो हमें आती है, और ये काफ़ी आसान चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड, एक मिनट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये जो है ना, ये हमारे पास आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द न्यू बुक है, एक चैप्टर हमारे पास हाइड्रोजन नाम का एक चैप्टर हुआ करता था पुराने बुक के अंदर, लेकिन नहीं भी पढ़ा ना तो हमें एक चीज़ पता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है हमने चैप्टर 2 में। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं कौन से, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं ट्रांजिशन मेटल के सरफेस पर, जिस पर क्या होता है, एड्जॉर्ब हो जाता है हाइड्रोजन या छोटा एटम। तो अगर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब कर रहा है ना तो वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहलाते हैं। ट्रांजिशन मेटल में कोई हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो गया तब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, उनको और क्या कहा जा सकता है, मेटेलिक हाइड्राइड भी कह सकते हैं, बिल्कुल, जो कि ट्रांजिशन मेटल यूज हो रहा है उसमें, बिल्कुल सही जवाब। मेटेलिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड एक ही बात, ये पुरानी बुक का सवाल है, बट हम इसको जोड़ सकते हैं नई बुक से कहीं ना कहीं, ठीक है। इंटरस्टिशियल का वर्ड हमने सुना हुआ है, सही है। उसके बाद 41 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, एल्डिहाइड बनेगा। एक मिनट 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनता है, कीटोन। कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो नहीं होता, याद है। अब आ जाओ सवाल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है ना, तो क्या बनेगा इसके ऑक्सीडेशन से, कीटोन बनेगा ना, एल्डिहाइड कौन बोल रहा है। एन प्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल है, आइसो सेकेंडरी होता है ना, बनाओ तो नहीं स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा हुआ है, मतलब इसमें नहीं पढ़ा हुआ एप्टीट्यूड की क्लास में, लेकिन रेगुलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आप किसी भी सेंटर से आपका ताल्लुक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है तो ये टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन फिर वही बात राउंड 2 के लिए, राउंड 1 के लिए नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये भी न्यू है, ये नहीं पढ़ा होगा आपने, ये हमारे बुक में नहीं है। ग्लास कंटेन CuO गिव डैश कलर,
पुराने बुक में ना ग्लास इंडस्ट्री का एक सवाल था, शीशा बनाने की कंपनी का, शीशा कैसे बनता है, ग्लास कैसे बनता है। तो ग्लास में ना मल्टीपल कलर ऐड किए जाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट कलर देते हैं। अब कॉपर ऑक्साइड से ग्लास को क्या कलर मिलता है? कॉपर के आयंस का कलर क्या होता है? ब्लू होता है ना, डार्क ब्लू। तो बी ऑप्शन, डार्क ब्लू मिलता है कॉपर के कंपाउंड से। सही है। 43 समझ में आ गया भाई। तो कॉपर का कलर वैसे भी क्यूप्रिक आयंस है ना, तो क्यूप्रिक Cu+2 आयंस के कलर हमें पता है ब्लू होता है। वैसे भी हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो ब्लू कलर मिल जाएगा इसको, जैसे क्यूप्रिक सल्फेट में होता है, कॉपर सल्फेट में, है ना। 43 भी आउट ऑफ द, ये ओल्ड बुक का सवाल है, किसी को नहीं आंसर पता होगा। बायर्स मेथड इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और वेन डैश। देखो पुरानी बुक के अंदर ना एल्यूमिनियम की मेटलर्जी थी, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं ना न्यू बुक में कॉपर की मेटलर्जी, ओल्ड बुक में थी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी। तो एल्यूमिनियम मेटल को जो है ना निकालते थे एक और से, उसका फॉर्मूला होता था Al2O3, Al2O3.NH2। अगर कभी आपने 9th मैट्रिक में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, इसको अलग बोलते थे बॉक्साइट। याद आ रहा है कुछ? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता था। इससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते थे, पहले प्यूरिफिकेशन करते थे, उसके बाद फिर रिफाइनिंग करते थे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो सबसे पहले क्या होता था, Al2O3 जो जमीन से निकाला जाता है ना, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो उसके अंदर ना बहुत सारे इंप्योरिटीज लगे हुए होते हैं, इंप्योरिटीज लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब उस इंप्योरिटीज में 3 तरह के इंप्योरिटी हो सकते हैं, या तो इंप्योरिटीज में सिलिका हो सकता है SiO2, या कभी होता है फेरिक ऑक्साइड, और कभी कभार बेटा ये दोनों इंप्योरिटी में होता है। जमीन से जब निकलते हैं तीनों तरह की इंप्योरिटीज इसके अंदर होती हैं। अब अगर सिलिका की इंप्योरिटी अगर इसके अंदर है, मतलब रेत मिट्टी चिपकी हुई उसके ऊपर है बॉक्साइट ओर पे, फिर हम लोग यूज करते हैं सरपेक्स मेथड। अगर Fe2O3 है तो उस वक्त हम लोग यूज करते हैं बायर्स मेथड, बायर्स मेथड। और अगर दोनों हो ना तो उस सूरत में हम लोग यूज करते हैं हॉल्स मेथड। तो 3 अलग अलग मेथड होते, तो यहाँ पर अब सवाल पड़ेगा, अब आंसर दे पाएंगे। बायर्स मेथड यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और व्हेन Fe2O3 बॉक्साइट और कंटेन्स एक्सेस ऑफ Fe2O3। समझ गए? तो ये एक नई बात थी जो आपने सीखी है अभी, जो कि हमारे बुक में है ही नहीं अभी, न्यू बुक में, केमिस्ट्री की पुरानी बुक में थी सेकेंड ईयर की। सही है। 43 क्वेश्चन, ये नई बात है, ये भी देख लो जरा। 43 में न्यू क्वेश्चन आ रहा है ऐसा ऐसा करके, ठीक है। 44 है, नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक मीडियम शोज द नेचर डैश। नाइट्रिक एसिड एसिडिक मीडियम में, 1 मिनट जरा देखो, समझो जरा इसको, गलत नहीं जवाब दे देना। ये इसके साथ जैसे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किया और एसिडिक मीडियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है कौन सा रिएक्शन होता है ये? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लो तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है पता है? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। तो ये कौन सा एजेंट होगा? नाइट्रेटिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम से मरा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक साथ लेते हैं तो ये नाइट्रेशन करता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है NO2+, ये पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो मसला तो नाइट्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड एसिडिक मीडियम में क्या होता है? नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, जो कि NO2 ग्रुप को अटैच करवाता है बेंजीन पर। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन 44 को मसला तो नहीं है, समझ में आ रही बात? ओके। ओके, उसके बाद 45, बेंजीन शोज सैचुरेटेड नेचर DO2। बहुत आसान, बेंजीन सैचुरेटेड नेचर क्यों शो करता है जबकि उसमें तो पाई बॉन्ड होता है? यस, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, है ना भाई, डीलोकलाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। सही है, पता है ये सबको, डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस आती है ना इस वजह से। 46, आयंस व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये मुश्किल MCQ है, आया है कि जब आयंस जिनको व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। ठीक है, देखो जब भी हम जैसे ये पानी ले लिया और पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया तो Na+ और Cl- आयंस बन गए। इन आयंस को हम क्या कह सकते हैं, किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? Na+ और Cl- आयंस, इनको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? यस, हाउ टू डिस्क्राइब देम? हाँ जी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो होगा नहीं,
अरे सॉरी 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 सॉरी, ऊपर आ गया ना भाई वगैरह, ये कौन सा है? हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड आइंस, बोथ ए एंड बी, नेदर हाइड्रेटेड आइन नॉट मॉलिक्यूल। क्या बी होगा? हाइड्रेटेड आइंस ना, हाइड्रेशन हो जाती है तो हाइड्रेटेड आइंस कहते हैं। सही है, तो इधर देखिएगा ये भी आया हुआ है पास पेपर में, ये तो बहुत बार आया है। 47 वाटर मॉलिक्यूल अंडरगोज डैश केमिकल रिएक्शन। पढ़ा हमने उसको? वाटर मॉलिक्यूल्स जब सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस याद है? व्हेन द कैटाइंस और एनाइंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट्स विद H plus and OH minus of acid to change the pH of solution, then this reaction is called hydrolysis। याद है किसी को? सॉल्यूशन पीछे हमने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर शायद फर्स्ट ईयर में। तो हाइड्रोलिसिस होती है ना, pH चेंज हो जाता है जिसके अंदर, तो ए ऑप्शन कहलाएगा। हाइड्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है, रिएक्शन नहीं होता ये, इसमें बस वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं सॉल्वेंट के आइंस को, ठीक है। कंडेंसेशन तो उसमें अलग ही चीज़ है, जिसमें क्या होता है गैस जो हमारे पास लिक्विड बन जाता है, ऐसा ही है। 48 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये भी थोड़ा मुश्किल एमसीक्यूज है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव किसकी मौजूदगी की वजह से होता है? मेटल की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो मेटल तो ए में भी है, RMG, तो इसमें तो मेटल है। अगर आप बी कह रहे हो तो ए क्यों नहीं है? हम देखते हैं कि यहां पर ओके बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों मेटल है नहीं, बट RMGX में जब बॉन्ड टूटता है ना, अदर इसको समझते हैं, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हो? कभी बॉन्ड हमेशा ऐसे ब्रेक करते हो ना, यूं करके, तो इसमें MgX जो है ना वो हमारे रिएक्टिव पार्ट होता है, तभी तो ये टूट के निकल रहा है। R रिएक्टिव पार्ट और MgX है, RMG नहीं है, वरना ये बॉन्ड टूटता। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, MgX। ये सोचा था आपने? चलो ठीक है। 49 हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल ऑन रिएक्शन विथ वॉट? ये भी ओल्ड बुक का सवाल है कि हाइड्रोजन गैस को बड़ी तादाद में कैसे बनाया जाता है, कैसे पैदा किया जाता है? नेचुरल गैस से, अमोनिया से, वाटर से, ऑल ऑफ दिस। नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस को ज़्यादा बड़ी तादाद में बनाते हैं। मीथेन है ना, मीथेन CH4 होता है ना मीथेन के जरिए, तो बस इसकी हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं, या तो ये कार्बन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है उसमें से, तो ये एक तरीका होता है। इसके बाद 50 है इंक्रीजिंग डैश विल इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में। इफेक्टिव कोलिजन पता है ना, जब मॉलिक्यूल ऐसे टकराते हैं कि रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या चीज़ इंक्रीज करने से होती है? रिएक्शन के स्पीड कैसे इंक्रीज होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से तो होगा ही होगा, ये तो है। कंसेंट्रेशन से भी होगा, सरफेस एरिया, बिल्कुल सही, डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सबको ही बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ती हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, तो डी हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दिस। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? निप सेंचुरी हो गई, आगे बढ़ते सेंचुरी करते हैं, ठीक है। तो आप चले हैं, जिसको जाना है चले, ठीक है। तुम्हारी फ़ायदा है, फ़ायदा आपका ही है, मैं टेस्ट है, फ़ायदा आपका है। मेरे पास कोई नया होते हुए जैसा नंबर कम आए, अब आपके ऊपर। 47 दोबारा रिपीट करते, वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगोस डैश केमिकल रिएक्शन। चलो भाई ठीक है, ओके। इसको मैं दोबारा से 47 को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखो सी तो नहीं है, ये तो हमें पता है, हमें मसला इन दोनों में है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। आप जरा देखो, अब अगर हमने यहां पर एक बीकर ले लिया, ये बीकर आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर पानी डाल दिया, वाटर, ठीक है, और पानी में यहां इसके ऊपर से कोई सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया। जैसे हम सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे वैसे ही क्या होगा कि सॉल्ट हमारा Na+ और OS- Cl- हाइड्रेटेड आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर सॉल्ट के जो आइंस है ना उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। जैसे H+ आइन क्या करेगा, Cl- को चारों तरफ से घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, और जो OH- आइंस है वो क्या करेंगे, Na+ आइंस को चारों तरफ से घेर लेंगे।
ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाता है, कोई रिएक्शन नहीं है। ये फिजिकली बस क्या है कि चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर ले रहे हैं सॉल्ट के कैटायंस और आयनाइंस को, और इसी हाइड्रेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी होती है, कुछ इस पानी में डिसॉल्व होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इसी वजह से होती है, हाइड्रेशन की वजह से। हाइड्रो, अब तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, तो ये फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए बी नहीं हो सकता। ए इसलिए होगा कि हाइड्रोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि सॉल्ट के आयंस ना रिएक्शन कर जाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा आपने, 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? चूंकि जब वो पानी का पीएच चेंज नहीं कर रहे होते हैं। एसिडिक बेसिक सॉल्ट करते हैं। जब हम Na2CO3 को पानी में डालते हैं तो पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाता है, बना लेता है NaOH प्लस H2CO3, है ना? याद आ रहा है कुछ? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो पानी का पीएच क्या होता है? 7 से बढ़ जाता है। तो जब सॉल्ट को वाटर में ऐड किया जाए और से वाटर का पीएच 7 से चेंज हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गई बात? ये पढ़ा होगा आप, इसको ये देखना, एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर जो था फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने लिखा होगा हाइड्रोलिसिस के हेडिंग डाल के। ठीक है, ये बेटा, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। ये जो 47 है ना, ये फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। सेकंड ईयर के अंदर हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस एक ही चीज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस दोनों का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मास और वेट केमिस्ट्री में एक है और फिजिक्स में अलग अलग है। मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही चीज़ होती है, लेकिन फिजिक्स में मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब्जेक्ट वाइज ना चीज़ें अलग हो जाती हैं। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स कौन सा रिएक्शन करते हैं ये पूछ रहे हैं, तो वो जो खुद रिएक्शन करते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं। हो सकता है, लेकिन एनईडी के आंसर की में इसका जो है ना वो यही लगा हुआ है, तो बात खत्म हो गई यहीं पे। आंसर की में ए है, तो अगर आप अब ये लगाते हो तो आपका 100% गलत है, भले आप सही हो लेकिन आप गलत हो, क्योंकि आंसर की में यही है। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर के लास्ट से सोचते हुए डाला है एमसीक्यूज, उनके तो सॉफ्टवेयर में फिट है ना आंसर के, तो उसको चेंज तो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। बल्कि बात आपकी सही है यहाँ पर ये वाली, लेकिन फिर वही हम उसको फर्स्ट ईयर के लिहाज से देखेंगे तो वही सही है, ए ऑप्शन सही। 48 हो गया, 40 बल्कि सारे हो गए ना, ये 50 तक हो गए। आगे बढ़ते हैं, 51 करते हैं। हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड डैश एजेंट। कौन सा एजेंट है? हाइड्रोजन कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, कौन सा? गेन भी तो कर सकता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज भी बना सकता है, नेगेटिव भी बना सकता है, दोनों हो सकता है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। तो इसको हो जाएगा सी, बोथ एंड भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट, अपना चार्ज कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। H पे चार्ज प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 52, बॉन्डिंग कॉमन बिटवीन NaOH एंड NH4OH। इन दोनों में कौन सी ऐसी बॉन्डिंग है जो कॉमन है, जो दोनों के अंदर मौजूद है? बताइए ज़रा, NaOH और NH4OH में। तो छोड़ो इसको, पहले ये बताओ NaOH में कौन सी बॉन्डिंग होगी, बताओ ज़रा। आयनिक, क्या सिर्फ आयनिक बॉन्ड होगा या क्या कोवेलेंट नहीं होगा ORH के बीच में? तो आयनिक प्लस कोवेलेंट, तो ये इस दो उस NH4OH में आयनिक भी होगा, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है ना, जुड़ रहा है, कैटाइन आयनिक। कोवेलेंट भी होगा और डेटिव भी होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी तो होगा अमोनियम आयन के अंदर। तो कॉमन क्या होगा? कॉमन तो वही है, आयनिक कोवेलेंट, तो बोथ ए एंड बी। सही है, समझ में आ रही बात ये? तो ये बॉन्डिंग अगर आपको आती है तो आपको पता है कि कैसे बता रहे हैं इसको। 53, मुस्लिम साइंटिस्ट, ये भी बड़ा मुश्किल एमसीक्यूज है, इसका आंसर भी ये बुक से बिल्कुल आउट है, नई बुक पुराने बुक किसी बुक से नहीं है। मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राइड टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रू अदर मेटल लाइक कॉपर, प्लैटिनम, ETC बाय डैश। कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया था? गोल्ड को तैयार किया था मुख्तलिफ मेटल को पिघला कर, जिसमें कॉपर, प्लैटिनम थे। किस प्रोसेस के जरिए? तो ये जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया था ये स्मेल्टिंग था। ये गूगल से उठाया हुआ एमसीक्यूज है जो आया NED में। इसका ये ना पुरानी बुक से है ना न्यू बुक से, कहीं नहीं मिलेगा ये आपको। तो ये जो है वो आपका गूगल का एमसीक्यूज है, बायजूस ऐप से निकाला गया। ठीक है,
मतलब एक्सटेंड किया था, उसके पार्टिकल्स निकाले थे उसमें से, बनाया नहीं, कन्वर्ट नहीं किया था उसको। 54 मोस्ट नॉन मेटेलिक कंपाउंड फाउंड इन पीरियोडिक टेबल आर फाउंड इन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ज़्यादातर नॉन मेटल आपको किस तरफ मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में? राइट साइड में मिलता है, अपर मोस्ट राइट साइड में मिलता है ना भाई, सीधे हाथ की तरफ। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? अच्छा राइट में तो क्या है, दो राइट है, लोअर राइट अपर मोस्ट राइट। अपर मोस्ट राइट में, चूंकि लोअर राइट में तो आपको मेटल्स में मिल रहे होते हैं, पुअर मेटल्स है ना, सॉरी अपर मोस्ट राइट में, सारे के सारे जो ना अपर मोस्ट राइट में, अपर राइट में देखा जाए तो नॉन मेटल्स होते हैं। 55 विच कंपाउंड फॉर्म पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। किसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? बहुत आसान है, NaCl में। कहाँ से बेटा? इसमें आयनिक है, NaCl तो हो ही नहीं सकता। बताओ बाकी बच गए BCD। अमोनिया में होता है ना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी आती है अमोनिया में, अमोनिया पोलर कंपाउंड है। लोन पेयर आ गया ना तो ऐसे पोलर हो गया। CS2 नहीं है, CS2 तो लीनियर है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। K3N तो आयनिक होगा, पोटेशियम आ गया। सही है। हैसेस लॉ स्टेटेड दैट, पढ़ा है हैसेस लॉ, फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 थर्मोकेमिस्ट्री। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, याद है? क्या कहता था कि अगर एक प्रोसेस हो रहा है, A से D बन रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो A से B, B से C, C से D के बराबर होगा। याद आया कुछ? साइक्लिक चेंज। बताओ क्या होगा आंसर? पढ़ो आप सबको ABCD। नहीं समझ में आ रहा? मतलब चाहे डायरेक्ट प्रोसेस हो चाहे इनडायरेक्ट प्रोसेस, एंथैल्पी चेंज सेम रहती है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए। मतलब एक मल्टीपल, हाँ देख लेते पढ़, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट इनटू 2 और मोर डिफरेंट वेज इन वन। बिल्कुल, ए तो हो गई। बी है द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन सेम वेदर इज ब्रॉट इन नो तो होनी नहीं चाहिए ना। द नेट इंटरनल एनर्जी इन केमिकल इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप। अच्छा सी हो सकती, सी तो ऐसे ही लग रहा। इट डिस्क्राइब दैट रिएक्शन एदर एंडो, नहीं ये नहीं, एक मिनट, इन 1 और सेवरल स्टेप। तो चेंज किस में आ रहा है? नेट हीट चेंज नहीं, इंटरनल एनर्जी थोड़ी ना हीट चेंज ही होता है, एंथैल्पी चेंज होता है ना। इंटरनल एनर्जी की बात नहीं, डेल्टा H होता है ना, ये हीट चेंज है, ये इंटरनल एनर्जी तो E होता है। ठीक है, तो सही है, यही होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री तो वहाँ देख लेंगे उसको दोबारा से। 57 बेंजीन है। बेंजीन कौन सा रिएक्शन करता है भाई? अभी तो बताया क्लास में, बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है और आपको पता है एडिशन भी करता है कभी कभार। ठीक है, हाइड्रोजनेशन जो करता है ना, साइक्लोहेक्सेन बनाता है। 58 ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है। किप्स मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये आप लोगों ने लैब में क्या, यस BH2S, तुमने कहाँ पढ़ा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S जो है ना वो किप्स अपरेटस लैब में रखा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने के लिए चाहिए होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है और रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े अंडे जैसे स्मेल होती है उसकी। देखा, सुन, पता है उसके बारे में, H2S के बारे में? जैसे गटर का ढक्कन खोल दिया किसी ने, ऐसी स्मेल होती है। हाइड्रोजन लैब में इस्तेमाल किया होगा आपने, एकदम अजीब सा एकदम स्मेल होता है, गटर जैसे सामने बह रहा है। तो वो उसको जब बनाते हैं ना तो एक अपरेटस रखा होता है, किप्स अपरेटस, उससे बनाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। 59 रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन रिएक्शन में भी, बिल्कुल सही, 0 ऑर्डर में। अरे यार रोदा लग रहा है। 0 ऑर्डर, ठीक। 60 हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C6H14? निकाल लेंगे ना इसको। क्या था? 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। नहीं आया, ऐसे ही आएगा ना, बताया ना, चेन आइसोमर। ओके 61 मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ विच एलिमेंट, सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? सबसे बड़ा एटम ढूंढ लो, जितना बड़ा आयन उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी ढूंढो। बड़ा सबसे कौन है? पोटेशियम। हाँ
बिल्कुल, Mg+2 कहाँ से? पोटेशियम सबसे बड़ा है ना, तो K+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा आयन होता है उतनी कम हाइड्रेशन होती है ना भाई, क्योंकि सराउंड करना मुश्किल होता है। गैलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? बैंगन, आलू, गाजर, गाजर है ये, थर्ड है। गैलियम है ना, Ga कौन से ग्रुप्स का है? 3A ग्रुप का है। बैंगन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्लियर है सबको? तो मसला कितना हो? 62। समझ में आ गया? 62 तक सारे MCQs करेक्ट है। 63 क्या है? विच ग्रुप इज इनएक्टिव? बोलो बोलो, बहुत आसान। 8 है, वेल डन। 64 नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। किसका प्रिंसिपल है? क्या पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है? किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ओके नेक्स्ट 16 के भाई आराम से। 60 ग्राम O2 कंटेन कितना पूछो? नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहे हैं ना। आधा मोल हो गया ना, तो 3.01 एक्सपोनेंट 23। डायरेक्ट बता रहा हूं, आता है निकालना ना। ये हाफ मोल हो गया ना। ये नहीं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू ये सब करो, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो वही आना है। तो 0.5 निकल जाएगा ना। ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, इतना ही आ जाएगा। ठीक है। स्टेशियोमेट्री से आया यार, बच्चों वाला। 9 के बच्चे खेल खेल के करते हैं, हंस के करते हैं 9 के बच्चे उसको। है गलत नहीं निकालते, सही निकालते। 66 विच स्टेटमेंट इज ट्रू? एंथैल्पी पता है किसके बराबर होता है? H = E + PV। पढ़ा ये फॉर्मूला एंथैल्पी मालूम करने का। तो क्या आंसर करेक्ट होगा? ए होगा। H = E + PV। एंथैल्पी निकालते हैं ना इसे, तो ये एंथैल्पी कहलाता है। हाँ, वो डेल्टा H होता है, चेंज इन एंथैल्पी, वो अलग चीज़ है। नंबर ऑफ मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस और गेन बाय एन एटम, मतलब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो वो एक होता है H होता है और एक होता है डेल्टा H। H होता है एंथैल्पी, डेल्टा H होता है एंथैल्पी चेंज। ये दोनों में फ़र्क है। ये तो हीट कंटेंट होता है सिस्टम का। तो ये जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बता दूंगा, अभी तो सिर्फ हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। 67 इफ कैटलिस्ट एडेड इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम देन इक्विलिब्रियम विल मूव टू। बिल्कुल सही, सी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब भी कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकता है, स्पीड बढ़ाता और कम करता है। पता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल? याद आया कुछ? ली चैटलियर प्रिंसिपल यही है ना ये। 68 डैश हैज मोर आयनिक कैरेक्टर। HF का होगा मोस्ट आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा HF में होगी, तो इसलिए HF का सबसे ज्यादा आयनिक नेचर होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। पढ़ा है उसको हमने बॉन्डिंग के अंदर। कोई मसला? 68 तक समझ में आ रहा है? रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना भाई? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आ रही है तो। 69 क्या देखो, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका है? पेयर्स में बताना है ना। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि आयनिक बॉन्ड मिल रहा है क्या कहीं पर? 2 आयनिक बॉन्ड कहीं पे है? कहाँ पर है 2 आयनिक बॉन्ड? नहीं, आयनिक बॉन्ड तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। क्या करेक्ट है बेटा बताओ? बी होगा यार, क्या लग रहा है? ए, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होता है नॉन पोलर से। नॉन पोलर आ गया इसमें, कट गया ये। दोनों नॉन पोलर है, कट गया ये नॉन पोलर है, कट गया ये। दोनों पोलर है, टिक लग गया ये। पोलर है ना भाई, पोलर होंगे तो स्ट्रांग बॉन्ड होंगे। तो बाकी सब में एक ना एक नॉन पोलर दिख रहा है आपको। अब पोलर नॉन पोलर कैसे दिखता है, बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। 70 इन आयनिक क्रिस्टल डैश ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विद डैश ग्रुप एलिमेंट्स। आयनिक क्रिस्टल बनाना है तो आयनिक बॉन्ड करना है। आयनिक बॉन्ड करना है तो क्या करना है? मेटल को नॉन मेटल से रिएक्शन करना है। तो बताओ किस ग्रुप का किस ग्रुप से रिएक्शन करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल बनेगा? मतलब मेटल्स कहाँ होते हैं? 1A 2A में मेटल्स होते हैं और पीछे इधर कोने में 6 7 में पड़े होते हैं क्या हमारे नॉन मेटल। क्या आंसर होगा? 1A 2A का रिएक्शन 6 से 7A से करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल बनेगा। क्योंकि 1A 2A में मेटल होते हैं, 6 से 7A में नॉन मेटल होता है। मेटल नॉन मेटल मिलेगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। बाकी सब नहीं हो सकता। 1A 4A ये सब क्या क्या उल्टा पुल्टा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। समझ गए? विद इन सेकंड्स हम पहुंच सकते हैं आंसर में। दैट्स सो इजी। नेक्स्ट बताओ। Na ये नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ये कोई नहीं बता सकता। Na3AlF6 ये लिखा हुआ है।
ये लिखा हुआ है Na3Al-F6, ये एक और है एल्यूमिनियम का, ठीक है, इसका नाम होता है क्रायोलाइट, रट्टा मारना पड़ेगा, ये 70 का ही होगा, चूंकि मेटल नॉन मेटल मिलेगा तो जाकर फिर हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। 72 है, विच सेंट्रल एटम है कंटेन लोन पेयर, किसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर होगा, सेंट्रल एटम में, बीच के एटम में, बी में, पी में, H3 में मिलेगा लोन पेयर फास्फोरस में, ये जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आएगा, भी बना नहीं रहा, ठीक है, क्लियर है, बाकी में लोन पेयर नहीं आएगा लेकिन यहां आ जाएगा, ठीक है। 73 विच हैव सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, किसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन होता है, तो बस अब तो खत्म ही हो गया यार, और क्या बेटा 73 तक हो गया था, पॉजिट्रॉन होगा ना इसका, 74 है, वैलेंसी का ग्रुप 7 है, +7 टोलेंस रिएजेंट गिव डैश आफ्टर सिल्वर डिपॉजिट, सिल्वर मिला टेस्ट होता है ये तो मसला, आगे बढ़े, 75 हो गया, बस 25 और पॉजिटिव, चलो बताया तो वापस जाता हूँ, ठीक है, ओके। देखो एटम के अंदर ना हमारे पास ये हमारे ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री में एमसीक्यूज है नहीं हमारे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एटम के अंदर ना हमने जो पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल हमने पढ़ा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रिनोज होते हैं उसके अंदर, पॉजिट्रॉन होते हैं, एंटी न्यूट्रॉन होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब उनमें से एक पार्टिकल ऐसा होता है बेटा जिसका मास प्रोटॉन के बराबर, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है उसके ऊपर, पॉजिटिव होता है, उसको E+ से शो करते हैं, E+ क्यों, मास इलेक्ट्रॉन जैसा लेकिन चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ये आप लोग सेकेंडरी जब पढ़ोगे ना, सेकेंडरी फिजिक्स, उसमें चैप्टर 17 है, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर आप लोग वहां पेयर प्रोडक्शन पढ़ते हो, तो पढ़ा पेयर प्रोडक्शन, तो नहीं पढ़ा, जब वो पढ़ोगे तो उसमें एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा, तो पढ़ लोगे। वो कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह पढ़ा नहीं है, पढ़ा है ना, तो उसी में तो है ये सब आता है, पढ़ लेना फिर, ठीक है, मेरा काम नहीं है पढ़े नहीं पढ़े। 76 पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है नेचर में, कौन सा एजेंट है बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 77 वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, कितना बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल सही, 4 बॉन्ड बनाते हैं, मुसलमान है ना, ठीक है, तुम्हारी डायलॉग। तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में, और अगर ग्राउंड स्टेट में क्या होती है वैलेंसी उसकी, 2 होती है, डायवैलेंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा, याद होगा, जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी आ जाती है कार्बन में। 76 गोल्ड डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया, बिल्कुल, रॉयल वाटर, सुना है एक्वा रिजिया, मैट्रिक में पढ़ा होगा एक्वा रिजिया, इसी को बोलते हैं रॉयल वाटर। किस 2 चीज का मिक्सचर होता है, नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है ये, इसको बोलते हैं एक्वा रिजिया, ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, रॉयल वाटर भी कहते हैं इसको। हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, ए ऑप्शन, HClO, याद है सबको, ओके। 80 विच विटामिन मोस्टली फाउंड इन फ्रेश फ्रूट, फल में कौन सा विटामिन होता है, यस विटामिन C होता है, CAC1000 वगैरह होता है ना, देखा मीठे टेस्ट का होता है, कैल्सी वगैरह में होता है ना, तो ये फ्रेश फ्रूट में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन B1, ये दोबारा रिपीट हो गया, नहीं अभी, थायामाइन, B2 का पीछे आया था, राइबोफ्लाविन। 82 विच वन इज आयनिक कंपाउंड, मेटल ढूंढ लो और क्या, KCl, 1 मिनट, तो मसला है, विच वन इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, अब सवाल सही हुआ, अब बोलो आंसर, ये होना चाहिए सवाल, ये तो बस जाते नहीं तो उसमें, मेटल इसमें भी है, मेटल इसमें भी है, मेटल इसमें भी है, सही है, तो नॉट एन आयनिक कंपाउंड ये सवाल होना चाहिए, तो फिर वो आ जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़े। 82 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 100 का आज टारगेट है हमारा करने का, इंशाल्लाह टाइम से पहले कर लेंगे, ठीक है, वक्त तो ज़्यादा ही है लेकिन पहले कर लें, 5:15 हो रहे हैं, ठीक है, हार्ट अटैक करवा दोगे तो।
ओके 83 यस फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल सही है बी ऑप्शन। मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एल्यूमिनियम पाउडर ये न्यू सवाल है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर का जो मिक्सचर है ना, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट होता है AlNO3 ट्वाइस और ये एल्यूमिनियम पाउडर, इनका जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर को हम लोग याद रखिए ओल्ड बुक के एमसीक्यूज है, इसको बोलते हैं अमूनल। और ये अमूनल है क्या चीज़, याद रखना है कि ये हमारे पास एक एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद है, मतलब जिससे डायनामाइट वगैरह बॉम्ब वगैरह बनाते हैं इससे। तो अमूनल किस किस का मिक्सचर है, ओल्ड बुक का सवाल है, याद रखिएगा एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इन दो चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन आ गया। 85 कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज इन विच यस ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन द रिंग, होमोसाइक्लिक भी कहते हैं इसको, बिल्कुल सही। 86 द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द डिसोसिएशन एनर्जी विल बी, है क्या बोलेगा मैं, द स्ट्रॉन्ग, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बढ़ेगी डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज ही होगी ना, मतलब थोड़ा सा ग्रामर आगे पीछे हुआ इस सवाल का, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतनी ही जो है ज़्यादा हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इंक्रीज हो गया बी ऑप्शन। विच इज कॉमन थिंग इन ग्रुप 13, एक मिनट ही, ग्रुप 13 क्या है, ये तो सब पहली बार सुन रहे हैं ग्रुप 13, ये गूगल से निकाला गया एमसीक्यूज है। ग्रुप 13 कैसे कहते हैं हम लोग, बेटा क्या करते हैं हम लोग, इस तरह करते हैं, ग्रुप 1A करते हैं, 1A 2A करते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन आ जाता है 2B 3B 4B फिर 5B फिर 6B फिर 7B फिर 8B में 3 आते हैं ना, 8B में 3 कॉलम आते हैं, देखा है ना, उसके बाद 3A 4A ऐसे चलता है। अब जदीद दौर में क्या करते हैं अमेरिकन, क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा इसके 3 कॉलम है ना, सबको अलग अलग देते हैं, 9 10 11 12 और 4A क्या हो गया ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 जो है ना, वो जो आजकल जो कहते हैं ना ग्रुप 13, वो हम लोग उसको क्या कहते हैं ग्रुप 4A, 13 के सीक्वेंस से चल रहे हैं। ग्रुप 4A में, या मान लो क्या ग्रुप था आपको पता ही नहीं था ये, लेकिन अगर कोई भी ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में क्या चीज़ सिमिलर होगी, सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तो सेम आते हैं ना ग्रुप में, वो कोई भी ग्रुप हो जाए 13 14 2 4 5, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम आएंगे, लेकिन सबके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? 87 कोई मसला, नो इशूज। ओके 88 lanthanide and actinide both have how many elements? 14. दोनों को मिलाकर होगा तो 28 होगा, ऐसे 14 करेंगे ना, दोनों को मिला देंगे तो 14 + 14 28 हो जाएगा, लेकिन 28 तो है नहीं, तो किसी एक का पूछ रहे हैं कि नहीं, उसका मतलब है 32 तो वैसे ही नहीं होगा, 14 होता है ना भाई, शायद किसी एक का पूछ रहे हैं, 16 कैसे हो जाएगा, 14 होगा ना, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों का मिलाते तो 28 बोल देते हैं फिर, ठीक है। ओके 89 है मेन स्टेरॉइड इन ह्यूमन बॉडी, कैसे पता तुम लोगों को, पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है यार, जीनियस हो तुम लोग। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेन स्टेरॉइड होता है इंसान की बॉडी में, ठीक है। स्टेरॉइड असल में एक लिपिड होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, सेकेंड ईयर में, नॉन सेपोनिफेबल लिपिड होता है ये हमारे पास, ठीक है। ओके 90 देखा जाए तो न्यूमेरिकल देखो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ रट्टे है, शुरू में न्यूमेरिकल कुछ आया था और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं है। What volume of 1 mole of a gas when temperature and pressure reduced to 4 times? अगर 4 गुना प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो दोनों को 4 गुना कम करें ना, तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो रिमेन अनचेंज, बिल्कुल सही जवाब। फिर एक को करते तो समझ में आता, दोनों को कर रहे हैं तो रिमेन अनचेंज्ड, है ना भाई, क्योंकि टेम्परेचर को भी 4 गुना कम कर रहे हैं और प्रेशर को भी 4 गुना कम कर रहे हैं, तो रिमेन अनचेंज हो जाएगा। 91 तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डाल्टन? जॉन डाल्टन जो था, जो एक ब्रिटिश केमिस्ट था,
उसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जिसमें उसने 4-5 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट उसका क्या था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम। दूसरा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तीसरा उसने बताया था कि व्हेन एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। चौथा पॉइंट क्या था, केमिकल रिएक्शन इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब क्या सवाल क्या कर रहे हैं, क्या करेक्ट है? पहली बात तो ये बताते ही है नहीं, ये सब ये नहीं बताता, तो ये यही हो गया करेक्ट, सही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इसने बोला था सॉलिड बॉल मॉडल, है ना, कि एटम सिर्फ एक सॉलिड बॉल है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उसके बाद में जाकर डिस्कवर हुआ। 92 कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एलोट्रोपी। बिल्कुल सही नहीं, गलत जवाब। एलोट्रोपी का फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए होता है, कंपाउंड्स के लिए नहीं होता है। कंपाउंड्स के लिए हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैं मिसाल दे देता हूं, जैसे कार्बन है। अब कार्बन का जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, एक हमारे पास क्या रहता है कैल्साइट और एक कहलाता है एरेगोनाइट। याद आ रहा है कुछ? तो बोलते हैं दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स हैं। तो कंपाउंड के अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाएं, इसमें दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते थे, कैल्साइट का अलग था और एरेगोनाइट का अलग था, तो ये दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स हैं। तो याद रखना एलोट्रोपी गलत कहलाएगा, चूंकि एलिमेंट नहीं बल्कि कंपाउंड कह रहे हैं। सही, तो अक्सर बच्चे इसमें एलोट्रोपी लगाएंगे, जो गलत आंसर होगा वो। 93 विच वन इज पॉलीडेंटेट लिगेंड? EDT है, इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट। पता है सबको, ये हेक्साडेंटेट होता है। क्लियर है? 93 तक कोई मसला? आगे बढ़े। जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल क्या है? अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला बोलो। C होगा, C होगा। C कहां से होगा? C तो एल्डिहाइड है। ये दिमाग खराब हुई, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इसको कह सकते हैं, AR मतलब है ना, AR मतलब है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब C6H5। तो फिनॉल आ गया, ये तो फिनॉल भी तो अल्कोहल होता है ना, एरोमेटिक। एरोमेटिक AR ले लिया यहाँ से, तो ये अच्छा। हाँ, क्या अब क्या फायदा अच्छा बोल के, ठीक है। ओके, 95 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है? 6 होगा। और यहां कौन ढूंढेगा? ये सिग्मा कहां गया? 12 सिग्मा बॉन्ड होता है बेंजीन में, पता है सबको? 6 कहां से आ गए बेटा? 6 कार्बन के साथ और 6 हाइड्रोजन के साथ भी हैं, 12 हैं। 96 एवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ डैश रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन तो है ही नहीं, फिजिकल है, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता है ना, ये तो है नहीं। अब स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, ये जरा समझो। स्पॉन्टेनियस एक ऐसा रिएक्शन होता है जो विदाउट एनर्जी दिए बिना होता रहे, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा होता है जिसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो पानी जो है ना, अब आपको पता है कि उसको ऐसे ही रखे रहता है, एवापोरेट होता रहेगा, आपको हीट करने की जरूरत नहीं है उसको। तो कौन सा प्रोसेस है एवापोरेशन? स्पॉन्टेनियस है, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी की नीड नहीं होती जिस रिएक्शन को, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो एवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। फिर से बता दूं, ओके। पेट्रोल तो प्रोसेस नहीं है ना, पेट्रोल तो कंपाउंड है। पेट्रोल के एवापोरेशन वो भी स्पॉन्टेनियस है। देखो, 2 तरह की चीजें होती हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या फर्क होता है? पानी है, पानी को ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर लेकर जाना है, मोटर चाहिए होगा, मोटर हर वक्त घूमता रहेगा, जब तक घूमता रहेगा तब तक पानी ऊपर चढ़ता रहेगा, ये कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। 3rd फ्लोर से पानी को 1st फ्लोर पे लाना है, एनर्जी नहीं चाहिए, खुद ब खुद आता रहेगा पानी नीचे। इस तरह से वाटर का एवोपरेट करने के लिए एनर्जी देना नहीं पड़ता है हमें, वो खुद ही होता रहता है एवोपरेट।
इस वजह से स्पॉन्टेनियस है, समझिए। हाँ, बॉयल करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, सही है। अमाइड क्लियर है, बी ऑप्शन 98 बस। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन देयर pH, द बॉन्ड बिटवीन HCl, आयनिक बॉन्ड, मेटल कहां से आया, पोलर कोवेलेंट होता है, पोलर है ना भाई ये बॉन्ड, HCl डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन होगा अगले स्लाइड में शायद, बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, शायद एक स्लाइड होगा 103 104 तक चला जाएगा, मतलब 100 से एक स्लाइड तो आएगा नहीं ना, है ना। हाँ कर देना, चलो कर लेते हैं यार, 106 पे है बस, 106 है बस, 105 है, चलो बस 5 ऊपर जा रहे हैं, मतलब देखो हम अपने चैलेंज से भी आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, सीजियम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, सीजियम, सही है। वाटर ग्लास इज डैश, सुना है कभी, सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास, Na2SO3, पता है। 102, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होगा, एडजेसेंट एलिमेंट्स को छोड़ दो, एडजेसेंट को छोड़ दो बस, थोड़ा डिफरेंस ज्यादा होगा। हाँ, ClBr ये सिर्फ 2 एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा है इसमें, एडजेसेंट एलिमेंट है, एडजेसेंट एलिमेंट है, एडजेसेंट एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ आएगा। कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि Br के गैप आ रहे हैं ना बीच में, तो डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है लॉजिक क्या है। तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आएगा, Cl और I के बीच में, क्योंकि इसके बीच में ब्रोमीन को गैप कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था, कोरोजन से बचने के लिए जिंक की कोटिंग करते हैं जो हम लोग, तो क्या हो गया ऑप्शन, प्लेटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक, पढ़ा था ना, कोरोजन से बचने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। 104, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, डिपोजिशन भी कह सकते हैं। मीन्स के एक तो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड क्या होता है बेटा, डायरेक्टली गैस बन जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और इसी का उल्टा हो जाए, अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो क्या प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस होगा, सी ऑप्शन होगा, इसी को डिपोजिशन भी कहा जाता है, ठीक है। लास्ट MCQ है 105, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी, बताना नहीं, सबर, ये थोड़ा मुश्किल MCQ है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी, कौन से हैलोजन एसिड का बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, मतलब जो सबसे वीक एसिड होगा, जो सबका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। किसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, इसमें छोटे छोटे आइटम मिले होंगे, छोटे छोटे आइटम किसमें मिले हैं बताओ इन चारों में से, HF में ना भाई, इसलिए ये H+ आराम से लॉस भी नहीं करता, दैट्स वाई ये वीकेस्ट हैलोजन एसिड है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैलोजन एसिड है। पता सबको ये बात, समझ में आ गई सबको। तो ये एक लेक्चर होगी, ऐसे ऐसे 3 लेक्चर करने पड़ेंगे हमें।